नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं जोगबनी बॉर्डर पे। जोगबनी आप जानते हैं बिल्कुल नेपाल का बॉर्डर है और यहां से बिल्कुल 10 कदम की दूरी पर नेपाल है और ये बिहार का एक बिल्कुल ही दूसरा शोर है और इस एरिया को बहुत गंभीरता से लोग जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये दूसरे ढंग से भी देखा समझा जाता है जब नेपाल से भारत के संबंधों की बात आती है तब भी। लेकिन चूंकि अभी बिहार है और बिहार में चुनाव और चुनाव में ये एरिया जो सीमांचल का एरिया कहलाता है, ये एरिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये समझने समझाने की कोशिश हम करेंगे इस पूरे 1-1.5 घंटे के इस शो में। और लगातार हम लोग आप जान रहे हैं कि बिहार के अलग अलग हिस्सों से गुजरकर अब आज बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। जोगबनी बॉर्डर पूर्णिया से बिल्कुल लगा हुआ और यहां पर कल जबकि पहले फेज का मतदान हो चुका है बिहार में और अब दूसरे फेज की तैयारी चल रही है और 11 तारीख को दूसरे फेज का मतदान वहीं पर समापन हो जाएगा यहाँ के मतदान का। और इसके बाद 2 चरणों में मतदान के समापन के बाद आप जानते हैं कि 14 तारीख को रिजल्ट आना है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये सब कुछ पता चलेगा 14 तारीख को। लेकिन उससे पहले ये सीमांचल क्या कह रहा है और पूरा जो 122 सीटों पर अब 12 तारीख को मतदान होने हैं, उन्हें 122 सीटों पे सूरत हाल क्या है, वहां का गणित क्या है, सियासी गणित को भी समझेंगे, मुद्दों को समझेंगे, इन मुद्दों में मखाने को भी समझेंगे। क्योंकि जब जब नरेंद्र मोदी भी अभी पिछले दिनों आए थे तो मखाना उद्योग की बात करके गए, मखाना बोर्ड बनाने की बात करके गए, तो उसको भी समझेंगे। और इसके अलावा आज पूर्णिया में अमित शाह की रैली थी, राहुल गांधी की 2 रैलियां हुई हैं और तमाम नेता बिल्कुल जी जान लगाकर बैठे हुए हैं, लगा रहे हैं कि किसी भी ढंग से सत्ता पर काबिज हो पाए। नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हैं, पिछले मुख्यमंत्री बने हुए हैं पिछले 20 साल से। क्या फिर वह अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे या उनकी कुर्सी जाएगी, ये सब कुछ हम समझेंगे आज इस कार्यक्रम के जरिए। लाइव कार्यक्रम, आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका एक बार फिर इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और जरा आगे बढ़ें तो एक तरफ तेजस्वी यादव आज फिर घोषणाओं का पिटारा उन्होंने खोला है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने अपनी बात रखी है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, कल जो कुछ हुआ है और आपने कल देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा कि बम्पर वोटिंग जो हुई है पहले फेज में 65% के लगभग वोटिंग हुई है, उस वोटिंग से एनडीए गदगद है, ये कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन महागठबंधन कह रहा है कि ये हमारे पक्ष में है। जब जब ज्यादा वोटिंग होती है तो इसका मतलब होता है कि सत्ता को के खिलाफ, यानी सत्ता को उखाड़ फेंकना है, उसके लिए ज्यादा वोटिंग होती है। तो क्या यहाँ पर ज्यादा वोटिंग का मतलब है कि यह सरकार जा रही है, या ज्यादा वोटिंग का मतलब है कि लोगों में जागरूकता आ गई है और लोग ज्यादा से ज्यादा निकल बाहर आए हैं, इसलिए वोटिंग हुई है? लेकिन 11 तारीख को क्या यही ट्रेंड रहेगा या ट्रेंड चेंज होगा? पिछली बार जो 2020 में चुनाव हुए थे उस समय 57% की वोटिंग हुई थी पूरे बिहार में, 57% की। लेकिन इस बार पहले फेज में ही 65% की वोटिंग का क्या मतलब है, यानी लगभग 7% वोटिंग बढ़ चुकी है। क्या मतलब है ये सब समझेंगे। पहले सुनते हैं राहुल गांधी जब आज बिहार में थे और कल के इस बम्पर वोटिंग पर क्या कुछ वो कह रहे थे, सुनिए जरा। कल पता लगा कि बिहार में बीजेपी के नेताओं ने वोट किया और पहले दिल्ली में भी उन्होंने वोट किया। बीजेपी के लोगों को 2 वोट, 4 वोट, 10 वोट, हरियाणा में लाखों वोट काट दिए। किसके काटे? उन लोगों के जो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, गरीबों के, दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के। यह पूरा प्लान है और यह प्लान हर स्टेट में बीजेपी लागू करती है। मध्य प्रदेश में किया, छत्तीसगढ़ में किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया और अब ये बिहार में यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इन्होंने हरियाणा में किया, ये वो बिहार में करने की कोशिश करेंगे। बिहार में फर्जी वोटर लिस्ट आएगी, बिहार में बीजेपी के लोग 2, 3, 4 बार वोट डालने की कोशिश करेंगे। बिहार में गलत फोटो का प्रयोग होगा, मगर इन लोगों को बिहार की जनता के बारे में कुछ नहीं मालूम।
क्योंकि बिहार की जनता पोलिंग बूथ में खड़े होकर वोट चोरी को रोकेगी। बिहार की जनता के बारे में यहाँ बात कर रहे थे राहुल गांधी, और पोलिंग बूथ पर और खासकर हरियाणा में जो कुछ हुआ, एच फाइल्स लेकर आए थे राहुल गांधी। आपको याद होगा जब उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव में कहीं ना कहीं धांधली हुई थी, वोटों की गिनती में धांधली हुई थी, वोट करवाने में धांधली हुई थी। ये धांधलियां यहाँ बिहार में ना हो, इसको लेकर वो सचेत हैं और ये बात कह रहे थे। और कैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बिहार के हैं, दिल्ली में भी वोट दे रहे हैं, दिल्ली के चुनाव में वोट उन्होंने दिया, और उसके बाद जब वो बिहार, अभी कल वोटिंग हो रही थी तो बिहार में भी आके वोट दे रहे हैं। उस समय भी सेल्फी ले रहे थे, आज भी सेल्फी ले रहे हैं। एक आदमी के दो जगह, दिल्ली में भी और बिहार में, वोट कैसे हैं, यानी वोटर आईडी कार्ड कैसे है, ये सवाल भी उठा रहे थे राहुल गांधी और सचेत कर रहे हैं यहाँ के मतदाताओं को। तो एक तरफ ये, दूसरी तरफ महागठबंधन के ही दूसरे नेता, सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव आज बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे कर रहे थे। जरा उनको भी सुन लेते हैं कि क्या वादे कर रहे हैं वो, किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर। सुनिए। एक बिहारी सब पर भारी। और देखिए, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, कई जगह हम लोगों को जाना है, माताएं बहनें यहाँ आई हुई हैं। याद रखिएगा 14 जनवरी, 14 मकर संक्रांति का दिन होता है, दही चूड़ा का दिन होता है। उस दिन माई बहन मान योजना के तहत 30,000 रुपए माता बहनों के खाते में डालेंगे, ताकि वो महंगाई से लड़ पाए, महंगाई में उनको सहयोग मिल पाए। कितने यहाँ किसान भाई, जरा हाथ उठाना। किसानी करते हैं, बिजली आप लोगों के लिए, सिंचाई के लिए मुफ्त कर दी जाएगी। पेंशन 1500 रुपए, गैस सिलेंडर 500 रुपए। ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग बटिएगा मत, दम नहीं बटना है, एक साथ रहना है, एकजुट रहना है। हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना, आप लोग होशियार लोग हैं, आप सब लोग समझदार लोग हैं, लेकिन इस बार बड़ा लक्ष्य देखना है। इस बार भाजपा को भगाना है, सरकार को भगाना है। नया सरकार बनाना है कि नहीं बनाना? पर तेजस्वी यादव अपनी बात रख रहे थे, और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि तेजस्वी यादव ने यहाँ किसानों को कहा कि आप हाथ उठाकर बताइए कितने किसान हैं, और किसानों के लिए वादे कर रहे हैं। वादे वो महिलाओं के लिए कर रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज की, महिलाओं के लिए वादे करते समय वो महंगाई का जिक्र कर रहे हैं। राहुल यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चूंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए उनके पास पैसे होने चाहिए खर्च करने के लिए। तो तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, आप जानते हैं महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। तो क्या वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे? उनकी कुर्सी क्या वहां तक जाएगी, यानी वो कुर्सी पर बैठेंगे? राहुल गांधी ने मखाना किसानों पर भी एक छोटी सी अपनी बात रखी है, छोटी सी बाइट उनकी भी है, वो भी सुनाऊंगा, और मखाना किसानों की बात भी हम करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो ये कल से लेकर आज तक बहुत कुछ बदला सा नजर आता है। कल के बम्पर वोटिंग के बाद आज क्यों ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा जो कुनबा है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, दोनों उत्साहित नजर आ रहा है, दोनों पक्ष उत्साहित नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं। प्रशांत टंडन जी आइए जरा इधर, शाकिब जी आप भी आइए, आंचल जी, आराधना जी आप सब भी आइए, और चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इस कार्यक्रम में आप तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं, आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, और जो जुड़ेंगे उनका भी स्वागत इस्तकबाल है। और मखाना पे भी बात होगी, बात और भी बहुत कुछ पे होगी। लेकिन कल से अब तक क्या कुछ बदला है? कल बम्पर वोटिंग, और इसको लेकर काफी उत्साहित है नरेंद्र मोदी भी, काफी उत्साहित है इधर राहुल गांधी भी। यही सबसे बड़ा बदलाव है राजीव जी, कि कहां 57% और बिहार उन राज्यों में गिना जाता था जहां बहुत कम % पोलिंग होती थी, और ये चिंता का विषय था, और अचानक 65% की पोलिंग हुई है। तो इसके मायने क्या है, जरा इसको भी पहले समझा जाए कि ये क्या है मायने इसके। बहुत सारी थ्योरीज आ रही हैं।
निश्चित तौर पे ये जो स्पाइक हमको दिख रहा है, जो बढ़ोतरी दिख रही है, इसमें एक बड़ा पोर्शन जो है वो युवा मतदाताओं का है। दूसरा, कहीं ना कहीं समाज में ये प्रचार, जब SIR चालू हुआ तो ये प्रचार समाज में गया है गहरे कि ज्यादा वोटिंग ही इलेक्शन कमीशन की अगर कोई बेईमानी है तो उसको बचा सकती है। हरियाणा बनने से, महाराष्ट्र बनने से का इलाज एक ही है कि आप ज्यादा मतदान करो। तो ये संदेश समाज में चला गया और लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। कल सुबह जब हम लोग थे तो हमको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से महिलाएं जो है वो मतदान में जल्दी आ रही हैं और तमाम लोग जो है मतदान में जो, और उसी मुजफ्फरपुर में 71% वोट हुआ है। तो पटना को छोड़कर बाकी सब जगह बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है और इसके दो बड़े स्पष्ट जो रुझान अभी मुझे दिख रहा है, एक कि इसमें युवा है और युवा के मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। हम लोगों ने आज भी बात की है, हमारे दोनों सहयोगियों ने बात की है युवाओं से, जो जेन ज़ी है बिहार का, उससे बात की है और वो उसके मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। पेपर लीक, उसके मुद्दे हैं बेरोजगारी, उसके मुद्दे हैं पलायन। और उसका अगर मतदान ज्यादा हुआ है और उसकी वजह से अगर स्पाइक हुआ है, मतदान में बढ़ोतरी हुई है, तो इसका जो हमारे दर्शक है समझ सकते हैं कि वो किधर जाएगा। तो ये बड़ा स्पष्ट संकेत जो है वो मिला। दूसरी चिंता की बात, कल भी और आज भी जब हम लोग लगातार फील्ड में हैं और लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के नाम कटे हैं। जगह SIR में बहुत बड़े पैमाने पर नाम, जो 65, 59, 69 लाख लोगों की बात हो रही थी और उसमें आया कि 22 लाख लोग मर गए और इतने लोग मिले नहीं अपनी जगहों पे। लेकिन हमको हर जगह, हर गांव में, हर चाय की दुकान पे, हर मोहल्ले पर, हर गली में वो कोई ना कोई व्यक्ति हम लोगों को मिलता है जो बताता है कि हमारे गली के लोगों के नाम कट गए, हमारे परिवारों के नाम कट गए। तो बड़े पैमाने पर लोगों के नाम कटे हैं और ये खासकर वो लोग हैं जो हम लोग अगर माइनॉरिटीज की बात करें तो वहाँ पे ये ज्यादा है परसेंट। मुस्लिम परिवारों में ये ज्यादा परसेंट नजर आ रहा है कि नाम कटे हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन दूसरा कि जो बढ़ चढ़ के जेन ज़ी ने मतदान किया है। और एक आखिरी बात कि अब जो 132 जगह चुनाव है, 122 जगह चुनाव है, वहां पे मुद्दे क्या होंगे, ये पहले फेज ने तय कर दिया है कि वहां के मुद्दे क्या होंगे। और जहां पे 11 तारीख को मतदान होना, वहां पे भी हम लोगों ने आज बात की है और वहीं हैं अभी हम, वहीं हैं भी और तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। अभी कुछ एक सज्जन यहाँ पे थे हमारे पीछे खड़े हुए, बहुत नाराज भी थे मोदी जी से। लेकिन नीतीश कुमार का नाम अब बीजेपी ले नहीं रही है, वो रास्ते अलग अलग हो गए हैं कैंपेन में। दूसरी बात कि कोई बहुत स्पष्ट पैकेज नहीं है। हम सरकार में आएंगे तो हम पैकेज देंगे, हम एक रोड मैप देंगे। अरे भाई, तेजस्वी यादव ने रोड मैप एक रख दिया है, आप कह रहे हैं कि आप देंगे तो, और उसके बाद फिर वही। आपको एक नई जानकारी दे रहा हूं। आज पटना बीजेपी दफ्तर में नीतीश बाबू का कटआउट लगा दिया गया है, आज पहली बार। शायद हम लोगों को सुना होगा तो लगा दिया गया। लेकिन प्रचार में नीतीश कुमार जो है, बीजेपी के प्रचार से नीतीश कुमार गायब है, जबकि बीजेपी दफ्तर में लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब मैसेज पहुंच चुका है लोगों तक कि हाँ, ये दोनों अलग अलग राह पकड़ चुके हैं। बिल्कुल। और अब वो बातें कांग्रेस को बदनाम करने की, विपक्ष को बदनाम करने की, आप तमाम सी बातें कर रहे हैं, आजादी के समय की बातें कर रहे हैं, जिसका आज के भारत से कोई बहुत सीधा मतलब नहीं है। वो इतिहास की चीजें हैं, आप डिस्कस करें लाइब्रेरी में बैठ के, सेमिनार में बैठ के, उससे देश का भविष्य नहीं तय हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा है कि वो या तो वो बिहार के लोगों को इतना नासमझ समझ रहे हैं कि बिहार के लोगों को कुछ भी आप कहोगे और कह दोगे कि जी पार्टीशन के समय ये हुआ था, लेकिन आप हमको वोट दे दो। तो
मुझे लगता नहीं कि बिहार के लोग इतने नासमझ हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं जोगबनी बॉर्डर है बिल्कुल नेपाल का, और पीछे हमारे पीछे आप देखेंगे ये रेलवे स्टेशन है, जोगबनी रेलवे स्टेशन, और ये आखिरी स्टेशन है इंडिया का इस एरिया में, यानी जोगबनी रेलवे स्टेशन, जो जोगबनी जंक्शन, और जंक्शन ही है ना ये कि जोगबनी नॉर्मल स्टेशन, जंक्शन नहीं है, तो ये जोगबनी स्टेशन है, और इसके बाद बिल्कुल आगे जाएंगे तो नेपाल है, और यहाँ से 10 कदम की दूरी पर नेपाल है। और रेलवे स्टेशन है बिल्कुल भारत का, इस तरफ का भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है ये, और यहाँ से वो पैगाम समझने की, वो मैसेज लेने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बिहार किस दिशा में जा रहा है। क्या बिहार में महागठबंधन की सरकार आ रही है या नीतीश बाबू रिपीट कर रहे हैं? अभी तक बीजेपी के किसी भी कैंपेन में नीतीश कुमार का कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं। इसके क्या मायने थे? हम लोग पटना में थे, और पटना में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनका रोड में, गांधी मैदान में जो पोस्टर लगे हुए थे, परसों तक हम लोग पटना में थे, परसों तक गांधी मैदान में जो पोस्टर लगे तो उसमें नीतीश कुमार नहीं थे, मोदी जी थे। तो नरेंद्र मोदी तो नजर आते थे, लेकिन नीतीश बाबू नजर कहीं नहीं आए, और क्या कारण है? क्या अगर सरकार बनती भी है फिर भी क्या नीतीश कुमार सीएम बनेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कल से लेकर आज तक क्या कुछ बदला है, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। हमारे पीछे, कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं जो यहीं के निवासी हैं, बाजार का एरिया, पीछे रेलवे स्टेशन, सबके अपने विचार भी बीच बीच में आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके विचार शाकिब जी, ये समझना चाहूंगा, कल से लेकर आज तक क्या कुछ बदला है? सेकेंड फेज की तैयारी चल रही है बिहार में। राजीव जी देखिए, कल ही हम लोगों ने बात की थी वोटिंग परसेंटेज को लेकर के। आजादी के बाद से पहली बार बिहार में 64% मतदान हुआ है 75 सालों में, और आज एक बहुत प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार ने इसको हेडलाइन बनाया है। इससे पहले 1990 में 62% मतदान हुआ था, उसके बाद 1995 में लगभग 61% मतदान हुआ, और फिर 2000 में भी लगभग 60-61% मतदान हुआ था। ये 64% मतदान ये बताता है कि बिहार बदल रहा है, और ये जो बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत है, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं डीबी लाइव के दर्शकों को बता रहा हूं कि ये जो बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत है, वो नरेंद्र मोदी के एग्रेसिव पॉलिटिकल हिंदुत्व का नहीं है, वो मंडल का है, वो सामाजिक न्याय का है, वो रोजगार और पलायन का बढ़ा हुआ प्रतिशत है, वो युवाओं की निराशा का प्रतिशत है, वो महिलाओं की आशा का प्रतिशत है। निश्चित रूप से इस मामले में महागठबंधन ने मुद्दों के सवाल पर और आम जनता के मुद्दों के सवाल पर एनडीए से जो लीड लेनी शुरू की है, यानी चुनाव की घोषणा होने के पहले से, और हम लोग देखते आए जैसे वोटर अधिकार यात्रा के समय हम लोगों ने देखा, और अब तक जब एक फेज का मतदान हो चुका है, आज तक की मैं बात करूं, आपने सवाल भी यही किया कि कल से लेकर आज तक क्या बदला है, तो ये परसेंटेज, और उसके बाद जो मैंने आपसे पहले कहा था कि बदल जाएगा पहले फेज के मतदान के बाद जो फीडबैक मिलेगा भाजपा को, और आज ये बदलाव जो भी आपने कहा कि आज भाजपा के कार्यालय में नीतीश जी का कटआउट लगाया गया, ये बदल गया है। आज जो भाजपा अभी तक नीतीश जी का नाम लेने से परहेज कर रही थी मुख्यमंत्री के तौर पर, पहले फेज के बाद उसको यह अंदाजा हो गया है कि नीतीश के नाम को या नीतीश को नजरअंदाज करना, उनको डिरेल करने की कोशिश करना भाजपा की सीटों पर भारी पड़ रहा है। नीतीश जी का जो वोटर्स है उसकी सहानुभूति अभी भी नीतीश जी के साथ है, वो यथावत नीतीश जी के साथ बना हुआ है, और भाजपा को उसका नुकसान अपनी सीटों पर होता हुआ दिखाई दिया है। और यही कोशिश आज भाजपा ने उनका कटआउट लगा करके नीतीश के वोटर्स को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि नीतीश जी हमारे लिए अभी भी प्रासंगिक हैं। और ये बात हम लोग कई दिनों से कह रहे थे कि पहले चरण के मतदान के बाद, और एक बात और प्रशांत सर ने भी कहा था कि उसके बाद नरेंद्र मोदी का जो प्रचार तंत्र है या उनकी जो प्रचार शैली है, वो सोसाइटी को कम्युनलाइज करने की दिशा में और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ेगी। और उसी की एक वानगी है आज फिर वंदे मातरम की चर्चा करना। ये वंदे मातरम की चर्चा क्यों होती है? दरअसल इसका भी एक मैसेज होता है भाजपा के कोर वोटर्स को, पोलराइजेशन का एक मैसेज। और लेकिन अगर हम इसको नैतिकता के मापदंडों पर अगर हम नरेंद्र मोदी जी के सामने इसको हम परखते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी को आजादी की विरासत पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार है? वो जिस वैचारिकी को 40, 45, 50 सालों से मानते आए हैं, जिस वैचारिकी में उनकी राजनीतिक सामाजिक परवरिश हुई है, उस वैचारिकी का काला इतिहास क्या आजादी के आंदोलन से छुपा हुआ है?
क्या नरेंद्र मोदी इस देश की जनता को ये बताएंगे कि वो जिस वैचारिकी को मानते हैं उन्होंने आजादी के आंदोलन में क्या किरदार निभाया है, गांधी के साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया, अंबेडकर के साथ क्या बर्ताव किया, मौलाना आजाद के साथ क्या बर्ताव किया, इस देश के शिल्पकार नेहरू के साथ क्या बर्ताव किया? क्या नरेंद्र मोदी ये बात बता सकते हैं? क्या वो ये बता सकते हैं कि भगत सिंह को लेकर के उनकी वैचारिकी क्या है? जो विचार भगत सिंह की शहादत को का मखौल उड़ाता है और लिखित रूप से मखौल उड़ाता है, नरेंद्र मोदी उस वैचारिकी में पले बढ़े हैं और आज वो आकर के अगर आजादी के आंदोलन पर और आजादी की विरासत पर उपदेश दे रहे हैं तो क्या उनको कोई नैतिक अधिकार है? बिल्कुल भी नहीं। उसका एक दूसरा मैसेज है जो वो अपने हार्डकोर वोटर्स को देना चाहते हैं और यही बदला हुआ है राजीव जी कि आज नीतीश जी की फोटो वीरचंद पटेल पथ पटना में जो भाजपा का कार्यालय है वहां लगा दी गई है। नीतीश जी को लेकिन देर हो गई क्योंकि 121 सीटों पे ऑलरेडी पोलिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है और उसके बाद अब 122 सीटों पर मतदान जो है वो 11 तारीख को है और कल 9 तारीख को चुनाव प्रचार की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी, यानी प्रचार थम जाएगा कल शाम 5 बजे और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तैयारियों का वक्त होगा 24 घंटे का और उसके बाद वोटिंग होगी। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद समझ में आएगा कि सरकार उसी दिन यानी 14 तारीख को ही कि सरकार किसकी बनने जा रही है। लेकिन क्या ये इसमें जितने यहाँ जिन मुद्दों को लाने की कोशिश की गई थी महागठबंधन की तरफ से और जिन मुद्दों को लाने की कोशिश की गई उधर एनडीए की तरफ से, उन मुद्दों पर खड़े उतरते हुए दोनों दल दिखाई देते हैं क्या? दोनों गठबंधन दिखाई देते हैं क्या? और प्रचार प्रसार में कौन आगे रहा? पहले फेज में प्रचार प्रसार में कौन आगे रहा? दूसरे फेज में प्रचार प्रसार में कौन आगे रहा? इस बीच बहुत ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जिसमें मीडिया में बहुत सारा स्थान यानी बहुत जगह घेरते हुए जनसुराज पार्टी भी नजर आई थी, लेकिन वो अब बिल्कुल हाशिए पे है, गायब है। और इसके अलावा और भी कुछ दल हैं जो वोट कटुआ की तरह नजर आते हैं। और लेकिन जब सीमांचल की हम बात करते हैं जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, सीमांचल में पिछली बार 5 सीटें लेकर आ गए थे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, लेकिन क्या इस बार भी लेकर आएगी? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी उस वक्त ऐसा फैक्टर थे जिसके कारण पिछली दफा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए थे। इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी लड़ तो रही है, लेकिन क्या 5 सीटें लेकर आएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच मुद्दों में मखाना उद्योग भी काफी चर्चा में रहा है जब हम इस एरिया की बात कर रहे हैं तो। और मखाना उद्योग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मखाना बोर्ड गठित करने की एक बार फिर से घोषणा कर दी कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा जब कटिहार आए थे तो। लेकिन मखाना आज का उद्योग नहीं है और मखाना उपजाने वाले जो किसान हैं उनकी क्या स्थिति है उसका जायजा आज हमारे दोनों सहयोगियों ने लिया है, आराधना ने भी, आंचल ने भी। इन दोनों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने आज इसी मखाना उद्योग के बारे में क्या कुछ कहा है, पहले उनको सुनते हैं। सुनिए जरा मखाना उद्योग पे राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। जब सीमांचल की बात होगी, पूर्णिया की बात होगी, कटिहार की बात होगी, अररिया की बात होगी, फारबिसगंज जोगबनी की बात होगी तो मखाना की बात होगी ही होगी, दरभंगा की बात होगी तब भी मखाना की बात होगी। तो मखाना के जो किसान हैं उनको क्या फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है और इसकी चिंता आखिर कौन करे? और चिंता सिर्फ मखाना की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य उद्योगपतियों की चिंता कौन करे, सामान्य किसानों की चिंता कौन करे? सरकारें 5 साल के लिए चुनकर आती हैं, वो सरकारें जिनसे वोट लेती हैं उनकी चिंता कितना करती हैं, इन सब पर विचार करने की जरूरत है जब आप वोट देने जाते हैं, जब मतदान के लिए जाते हैं। लेकिन एक अपील जरूर करूंगा कि मतदान के लिए जरूर जाइए जिस दिन आपके यहाँ वोटिंग है। दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि कल जब कई जगहों से हम लोग गुजर रहे थे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, निर्मली, सुपौल, सब जगह हम लोगों ने देखा जहां जहां वोटिंग हो रही थी उन एरियाज में कई लोगों के नाम इस SIR के कारण, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, मतदाता सूची फिर से बनाया गया, उस सूची के कारण कई लोगों के नाम कट गए हैं। अगर आप लोगों के नाम कट गए हैं तो आज की तारीख में अभी आप जुड़वा कर दोबारा मतदान के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि जुड़े नाम। ये भी एक गलत प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है इस देश में और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार हैं, यानी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। आऊंगा मैं मखाना उद्योग पे, पहले सुनिए राहुल गांधी को। पहले जो मखाना पानी से निकालते हैं उनसे मिला और मैंने उनसे पूछा कि भैया बैंक से आप कभी लोन लिए हो? बैंक उनको कभी लोन नहीं देता। बिहार के किसान को लोन नहीं मिल सकता, मगर अंबानी, अदानी को लाखों करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है, उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
बीजेपी ने बिहार के किसान का कर्जा माफ कभी किया? बिहार के मजदूर का कर्जा माफ किया? बिहार के बुनकर, बिहार के मखाना बीनने वाले को लोगों का कभी कर्जा माफ किया? नहीं। किसानों की बात कर रहे हैं, बुनकरों की बात कर रहे हैं, मखाना उद्योग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप सुन रहे थे राहुल गांधी, और इन सब की चिंता करनी चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई और हो। जब आप जननेता हैं तो आपको अपने मतदाताओं की, आपको अपनी जनता की चिंता करनी ही चाहिए। अगर आप उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं तो जो चिंता आपकी करेगा वही आपका नेता बनेगा। ये सामान्य प्रक्रिया है। मखाना उद्योग चर्चा करते हैं। आप गई थी, आप भी गई थी, देख के आए, क्या कुछ है वहां पे? बहुत परेशान नजर आ रहे थे मखाना उपजाने वाले वहां के किसान, और विजुअल्स देख सकते हैं हमारे साथी स्क्रीन पे, जरा लेकर आइए। और लेकिन सवाल है आंचल कि मखाना के जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो इतने परेशान क्यों हैं? बता रहे थे कि शायद अब उसकी कीमत जितनी लागत है उससे भी कम पे उनको बेचना पड़ रहा है। 6 महीने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना होता है, और पूरे प्रोसेस को आप लोगों ने समझा है, दिखाया है। थोड़ा इस वर्ग में क्या कुछ इनकी डिमांड है, क्या ये चाहते हैं, जरा बताइए। राजीव जी, मैं बता दूं कि जब हमने किसानों से बात करने की कोशिश की, मखाना किसानों से, तो उन्होंने बोला कि 6 महीने लगते हैं हमें मखाना की खेती करने में, लेकिन ये काफी बड़ा लंबा समय है। लेकिन जितना वो खेती करते हैं, जितनी वो मेहनत करते हैं, उनको काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उनको उसका पूरा भुगतान नहीं मिल पाता है। काफी नाराजगी थी उनमें सरकार को लेकर कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वादे करती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करती है। वो दावे सिर्फ दावों तक ही सीमित रहते हैं। सरकार को लेकर नाराजगी भी थी। जब हमने उनसे पूछा कि क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से, पीएम मोदी लगातार मखाना बोर्ड की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैं खुद मखाना खाता हूं, और जो मखाना हम दिल्ली में या अदर स्टेट में 1500-1200 का खरीदते हैं, उसकी यहाँ पे उनको कीमत सही तरीके से नहीं दी जाती है। मखाना किसानों को 600 भी नहीं मिल रही। बिल्कुल, उनका खुद का कहना था कि हमें 600 भी कीमत नहीं मिलती, और हमें इसमें कम से कम 6 महीने में देने पड़ते हैं। पूरा टाइम हम पानी के अंदर रहते हैं, पोखर के अंदर खेती करते हैं, बहुत मुश्किल से हमारा गुजारा हो पाता है, साथ में घर भी चलाना होता है। इतने कम में कैसे हो? उनका ये कहना था जो बीच में लोग होते हैं वो पैसा खा लेते हैं, और इससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काफी गरीबी में रहना पड़ता है। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि जितना पूरे देश में मखाना का उत्पादन होता है, उसमें से 90% मखाना जो है बिहार में सीमांचल एरिया में उगाया जाता है। मतलब मखाने की खेती यहाँ पे होती है, और मल्लाह जो समुदाय है खासकर वो इसकी खेती करते हैं, क्योंकि काफी परेशानियों के बाद परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती है, उसके बाद इसकी खेती की जाती है। लेकिन जितना वो परिश्रम कर रहे हैं, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, उसका भुगतान उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो इसका असर चुनाव पे भी पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो पीएम मोदी लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है वो आज हमने ग्राउंड पर जाकर देख ली। किसानों का जो भी कहना है वो हम लगातार दिखा ही रहे हैं। मखाना किसान परेशान भी हैं, और अब जिस तरीके से उनका गुस्सा फूट रहा है, कहीं ना कहीं उसका नतीजा नतीजों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। पॉलिटिकल इम्पैक्ट आपसे भी समझना चाहता हूँ। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या आपको लगता है कि इस उद्योग के जो लोग हैं, और ये निषाद फैमिली जो खासकर जो मल्लाहों की पूरा का पूरा वो, और पोखर में करना, और किसी साहनी से आप बात कर रही थी, आप लोग बात कर रही थी, तो और चूंकि यहाँ मुकेश सहनी की पार्टी ऑलरेडी महागठबंधन के साथ है, क्या कुछ असर पड़ता हुआ नजर आता है वोट पे भी, या ये नाराजगी महागठबंधन की तरफ जाते हुए दिखाई देती है, या ये नाराजगी होने के बाद भी ये बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ ही नजर आते हैं? राजीव जी, अगर देखा जाए तो मैं लोगों से अपील करूंगी कि एक बार उस रिपोर्ट को देखें जो हमने मखाना किसानों के साथ बातचीत की है, उसकी रिपोर्ट देखें चैनल पे विजिट करके। उसमें आपको दिखाई देगा कि ये किसान कितने गरीब हैं। उनके घर वहीं वो मखाना की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, साफ सफाई, सुखाना, उसको भट्टे पे चलाना, वो सब वहीं कर रहे हैं, और वहीं वो रह भी रहे हैं। उनका पूरा परिवार इसी काम में जुटा हुआ है, लेकिन उनके पास रहने खाने के लिए इसके अलावा कोई और साधन भी नहीं है, और ना ही इससे उन्हें इतना कुछ मिल पा रहा है कि उनका गुजारा आसानी से हो सके। उस पूरे मकान को, उस पूरे इलाके को देखकर मुझे यही लगा कि अगर मखाना आप इतना प्रमोट कर रहे हैं, आप जीआई टैग है, वो बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है इंडिया में उसको, और दूसरा कि मखाना का प्रमोशन खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं आकर, लेकिन जब उन किसानों को देखें तो ऐसा लगता है कि
मंच से घोषणा कर दी गई, लेकिन हकीकत में वहां जाकर देखा नहीं गया कि किस हाल में ये गुजारा करते हैं। तो जाहिर सी बात है चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि इस बार हम जहां जहां भी गए हैं लोगों में एक जागरूकता देखी है हमने। उन्हें इस बात का एहसास कहीं ना कहीं हो रहा है कि यही मौका है जब वो अपनी बात मनवा सकते हैं, जब वो बता सकते हैं कि हाँ हमारी ये जरूरतें हैं, हम इस समाज में एग्जिस्ट करते हैं, आपको हमारे बारे में भी सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप मल्लाह समाज की करते हैं तो मल्लाह समाज बिल्कुल मुकेश सहनी के समर्थक रहे हैं। मल्लाह समाज के लोग, ज्यादातर लोग मुकेश सहनी के समर्थक रहे हैं, लेकिन मोदी फैक्टर यहाँ कितना काम कर पाएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने घोषणा की कि अभी मखाना का बोर्ड पुनर्गठित किया जाएगा, वहां साफ कह रहे हैं किसान कि अरे हमें तो सरकार से कोई लाभ मिल ही नहीं रहा है, कोई पूछने तक नहीं आता है, कोई चक्कर भी नहीं लगाता यहाँ आकर देख ले कि हम कैसे कर रहे हैं। और इस बार अभी चुनाव की वजह से वो कह रहे थे कि इस बार तो सीजन ही पूरा डाउन है, हमारी तो बिक्री ही नहीं हुई, हमें कुछ इससे प्रॉफिट ही नहीं मिल पा रहा है। तो आप सोचिए कि चुनावी दौर में ही अगर वो झेल रहे हैं तो वोट किसे देंगे? उसका असर वोट पे पड़ सकता है। और ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अगर आप चुनाव के समय में अगर कोई परेशानियों में है तो नाराजगी साफ जाहिर होती है, और वैसे में जाकर वोट देने जब जाता है इंसान तो वो सोचता है कि छोड़ो यार, इसको नहीं, इसको दे देते हैं क्योंकि इनके कारण हम परेशान हैं। ये एक सामान्य इंसानी प्रवृत्ति है। अगर आप इंसान हैं तो आप में झल्लाहट भी आएगी, इंसान हैं तो आप गुस्सा भी होंगे, आप मोहब्बत भी करेंगे, सब कुछ होता है। इसीलिए यहाँ पर जब जो नेता होते हैं उनको ये सारी चीजें सोचनी चाहिए कि परेशानियां आखिर क्यों हैं। आज तेजस्वी यादव किसानों को याद कर रहे थे, महिलाओं को, और उसमें भी महंगाई की बात कर रहे हैं। मुद्दे पहले फेज से सेकेंड फेज तक में मुद्दे क्या बदल रहे हैं? क्या अब पहले फेज के जो लीडर्स हैं, चाहे वो एनडीए के लीडर्स, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या नीतीश कुमार हो, और इधर चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या तेजस्वी यादव हो, ऐसे तमाम नेता, लालू प्रसाद हो, मुकेश सहनी हो, क्या इन लोगों ने भी ये देख लिया है कि यहाँ अब मुद्दों को बदलना होगा लोगों को आकर्षित करने के लिए, युवाओं को आकर्षित करने के लिए? क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस एरिया में हम लोग हैं, ये जो सीमांचल का एरिया, कोसी एरिया, यहाँ पर बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है हर साल, और बाढ़ की बात भी होती है। और कई बार मुझे याद है कि 2020 में नरेंद्र मोदी यहीं पूर्णिया या अररिया, फारबिसगंज कहीं आए थे, बाढ़ मुक्त ये क्षेत्र हो जाएगा, उन्होंने भाषण दिया था, कुछ नहीं हुआ, फिर बाढ़ की बात हो रही है। मुद्दे बदल गए क्या? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन का शेड्यूल बनाया कि फेज 1 में कौन से सीट्स होंगी, फेज 2 में कौन सी सीट्स होगी, वो उसने बिल्कुल प्रचार के हिसाब से बनाया कि डेमोग्राफी क्या है, समाज कैसा कहाँ रहता है, और यहाँ पे समाज फेज 2 में समाज कैसा रहता है। तो फेज 2 के जो असेंबली कंस्टिट्यूंसीज हैं उसमें मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है। तो ये पूरा इंतजाम इलेक्शन कमीशन ने किया है कि पहले फेज में आप कैंपेन दूसरा करें, दूसरे फेज में कैंपेन दूसरा करें, जो मोदी जी कर रहे हैं। तो ये बड़ी चतुराई का काम है कि अगर आप फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के हिसाब से फेज 1 फेज 2 करते हैं तो आप ये कंस्टिट्यूंसीज मिक्स कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। जहाँ लेकिन मखाने पे मैं एक बात जोड़ दूं, हमारी दोनों सहयोगियों ने बढ़िया रिपोर्ट बनाई है, उसको देखें जाके। लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती है। नई चुनौती ये है कि अब मखाने की फैक्ट्री आ रही है और वो फैक्ट्री में मखाना बन रहा है। हालांकि फैक्ट्री में बना मखाना और ये जो परंपरागत तरीके से मखाना जो आज हम देख कर आए हैं, उसकी क्वालिटी में भी अंतर है। आप तो लेके आए हैं? लेकर भी आया हूं मैं, लेकिन उसकी क्वालिटी में अंतर है। इनका जो किसानों का मखाना है, क्योंकि उसकी प्रोसेस स्लो है, तो उस स्लो प्रोसेस में वो अच्छा मखाना है। फैक्ट्री में इतना अच्छा मखाना नहीं है। उसमें हीटर्स चलते हैं, उसमें मोटर्स चलती हैं, वो सब चीजें हैं, ब्लोअर्स चलते हैं, वो फैक्ट्री मैंने देखी है। अब सवाल ये है कि फैक्ट्री कौन लगा रहा है? फैक्ट्री जो लगा रहा है उसका मखाने की खेती से, मखाने के परंपरागत तरीकों से कोई मतलब नहीं है। वो एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसको बैंक से लोन लेने का तरीका मालूम है, उसको
उसको तमाम सरकार से के फायदे लेने के तरीके मालूम, उसको मालूम मशीन कहाँ बनती है, उसकी मार्केटिंग कैसी होगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, वो लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं। और जो परंपरागत तरीके से हजारों सैकड़ों साल से इस काम को कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आए हैं, उनकी फैक्ट्री नहीं लग रही हैं। खोना तो ये चाहिए था कि यही जो मखाना के उत्पादक हैं यही फैक्ट्रियां लगाएं, तब तो फायदा होता। तो दूसरी की बात जो आपने मुद्दों की बात की है, देखिए मुद्दे अब बड़ी तेजी से, पलायन एक बड़ा मुद्दा समझ में आया है, जो कि लोगों को वो मुद्दा दूसरे फेज में और मुखरता से आएगा। पलायन एक बड़ा मुद्दा है, विकास का एक बड़ा मुद्दा है, उसमें खासकर रोजगार का। और एक बहुत स्पष्ट तौर पे जो ध्यान देने वाली बात है, महिलाओं का बहुत चर्चा हो रही। महिला सिर्फ महिला नहीं है, महिला माँ भी है। जो तेजस्वी यादव की, जो मैंने कई महिलाओं से बात सुनी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसको 10,000 रुपए तो चाहिए, लेकिन उसको अपने बेटे के लिए नौकरी भी चाहिए, जो उसकी बड़ी प्राथमिकता है। वो तेजस्वी यादव की अपील वहां पे काम कर रही है महिलाओं की, जहां पे वो उसको अपने बेटे की नौकरी भी चाहिए। तो महिला जो है वो माँ भी है, और वो नौकरी भी चाहिए। वो अपनी प्राथमिकता बाद में देखेगी, बेटे के लिए जरूर बात करेगी। ये बात मुझे कई महिलाओं ने रास्ते में कही। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, एक और महत्वपूर्ण बात है प्रशांत जी कि महिलाओं के साथ में महिलाओं को भी ये बात समझ में आ रही है कि ये जो स्वरोजगार के नाम पर उनके खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए हैं, ये दरअसल वोट ब्राइब है। ये मैंने बहुत सारी महिलाओं से, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने जो बात किया उनको ये बातें समझ में आ रही हैं कि 20 सालों में हमारे पास ऐसा कोई स्कीम नहीं थी। आपको सामाजिक सुरक्षा कोषांग से दिए जाने वाले वृद्धा पेंशन को 400 रुपए से 401 रुपया नहीं किया आपने पिछले 20 सालों में, और एकदम से उसको बढ़ा के 1100 रुपए कर दिए। तो ये बिहार की जनता को समझ में आया कि एकदम से अचानक कैसे घोषणा हो गई कि 10-10 हजार रुपए आपके खाते में आने लगे, और एकदम से आ भी गए। जो जेन्युइन आदमी अपने जिसका सामाजिक सुरक्षा कोषांग से मिलने वाला पेंशन कई महीने नहीं आता है, केवाईसी नहीं होती है कई महीने उसके कागजात नहीं बनते हैं, बहुत सारे जो महीने लग जाते हैं। नियमित जो कर्मचारी हैं, राज्यकर्मी, उनको वेतन नहीं मिलता कई महीने। एकदम से घोषणा हुई और खटाखट आपके खाते में 10-10 हजार रुपए गिरने लगे। तो यहाँ पर जो है सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े होते हैं, और एक कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर आप कार्य का निष्पादन सही समय पर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जी, मुद्दों की बात हो रही है कि आखिर क्यों आज तेजस्वी यादव ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है, उनको मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि किसानों के लिए बिजली मुफ्त। ये छोटा ऐलान नहीं है, बहुत बड़ा ऐलान है कि बिजली मुफ्त। बिजली के कर्ज के तले दबे हुए बहुत किसान दिखाई देते हैं। न सिर्फ मैं बिहार की बात कर रहा हूं, बिहार के बाहर भी दूसरे राज्यों में भी ये परेशानियां रहती हैं किसानों के लिए। तो बिजली मुफ्त का एक वादा आज किसानों के लिए तेजस्वी यादव ने किया है। दूसरी तरफ रोजगार की बात दोनों पक्ष कर रहा है। पहला पक्ष जो है, सबसे पहले इसकी घोषणा की थी तेजस्वी यादव ने, उनका यानी कि महागठबंधन का कहना है कि हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। इसको काटने के लिए दूसरी तरफ से एनडीए ने कहा है, नीतीश कुमार के कुनबे ने कहा है कि 1 करोड़ रोजगार सृजन की हम कोशिश करेंगे। 1 करोड़ और उधर लगभग 2.5 करोड़, दोनों में फर्क है, देखेंगे। और तीसरी बात जो प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण, कि आप महिलाओं के जेब में 10,000 रुपए देंगे या उसके बेटे को रोजगार देंगे, ये तय करना है। और ये महिलाएं तय करेंगी। वो चाहेंगी कि मेरे बेटे को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन 10,000 रुपए क्या ये काम कर गया है? 10,000 रुपए लेकर महिलाएं क्या एनडीए को वोट दे रही हैं? ये बात भी सवालों के घेरे में है, सवाल कई आ रहे हैं। इस बीच एक खबर आई है कि शांभवी चौधरी, आप जानते हैं शांभवी चौधरी एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलजेपीआर से। उनके दोनों हाथों की उंगलियों पर काले निशान हैं, यानी एक से भी बटन दबाया, दूसरे से भी दबाया। एलजेपीआर से यानी चिराग पासवान की पार्टी से वो सांसद हैं। और ये अभी आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे दोनों उंगलियों के निशान। अब आजकल
मोबाइल का जमाना है और उसको करते हैं लोग। और ऐसे बहुत ऐसे नेता मिले हैं जो दिल्ली में भी जाके वोट दे रहे हैं और इधर भी वोट दे के आए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आप दोनों से करना चाहता हूं। युवाओं से आप लोगों ने आज बात की। जेनजी खूब चल रहा है। यहाँ से 4 कदम की दूरी पे नेपाल है, अभी आप लोग घूम के आए विराटनगर, और वहां नेपाल में जेनजी ने आंदोलन किया, पूरा का पूरा युवाओं ने आंदोलन किया, आप लोग देख रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहाँ का जो युवा है वो भी परिवर्तन चाहे तो कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 55% वोटर्स ऐसे हैं इसी बिहार में, 55% वोटर्स ऐसे हैं इस बिहार में जिसकी उम्र 20 साल से 40 साल के बीच है। 55%, आधे से ज्यादा। इसलिए युवाओं का बड़ा वर्ग है यहाँ पे। अब दूसरी चीज है, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि छठ के तुरंत बाद जो वोटिंग होती थी प्रशांत जी, उस वोटिंग में और खासकर बिहार के उसमें ये लंबा गैप दे दिया गया। छठ में जो लोग आए, बाहर नौकरी करते हैं, आकर वोट डालते चले जाते, लेकिन और जनरली होता था ऐसा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ है, इस बार एक लंबा गैप दिया गया है। ये लंबा गैप क्यों दिया गया? क्या इस डर से कि ये युवा कहीं विपक्ष को जाके वोट न दे दें, या कुछ और है? आपने बातचीत की है लोगों से? राजीव जी, हम अलग अलग जगह युवाओं से मिले और अलग अलग स्तर पर हमने उनसे बातचीत की, उनके मुद्दे जाने और तमाम तरह के मुद्दों पर बातचीत हुई। और छठ का जिक्र बिल्कुल आया, कई बार आया। लोगों ने ट्रेन को लेकर शिकायतें की, नाराजगी जाहिर की कि हमारे लिए ट्रेन की सुविधा नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इसके अलावा एक जो चर्चा चल रही थी कि आखिर इस बार चुनाव में इतनी देरी क्यों हुई, और छठ पूजा जब ये छुट्टी का दौर था तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि चुनाव आयोग वोटिंग की डेट ऐसी रखेगा, मतदान की तारीख वो तय करेगा जिस पर बिहार के ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ बिहार में मौजूद रहे, ताकि वोटिंग प्रतिशत जिसको लेकर अभी सब में एक उत्साह देखा जा रहा है कि पहले राउंड में, पहले फेज में एक अच्छा खासा बम्पर वोटिंग हुई है। पहली बार ऐसा है कि 64% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला है। तो ऐसे में अगर ये छठ पूजा के तुरंत बाद वोटिंग हुई होती तो क्या ये प्रतिशत और ज्यादा 70 के पार भी हो सकता था, 75 तक भी जा सकता था। लेकिन ये सिर्फ 65% तक इसलिए रह गया क्योंकि कई लोगों की तो छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, उन्हें वापस जाना पड़ा। उनकी नौकरी, लाखों लोग, बिल्कुल, किसी की नौकरी है, किसी के बच्चों का स्कूल है, तो लाखों लोग बिहार से पलायन कर चुके क्योंकि उन्हें नौकरी यहाँ तो मिली नहीं, उन्हें पलायन करने पे मजबूर होना ही पड़ा है। और ऐसे में कई युवाओं का ये कहना था कि हो सकता है कि ये जानबूझकर किया गया हो, क्योंकि युवाओं का इंटरेस्ट, उनका झुकाव कहीं ना कहीं महागठबंधन की तरफ ज्यादा दिख रहा है। युवा आकर्षित है। पहला तो तेजस्वी युवा है इस फैक्टर को लेकर भी, और दूसरा तेजस्वी और राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो जहां जा रहे हैं युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। ये वही मुद्दे हैं जिनकी चाह में उन्हें पलायन करना पड़ा। तो ये पलायन की शिकायत, बेरोजगारी की शिकायत, कहीं ना कहीं उसकी जो नाराजगी है उसके पीछे लोगों का ये कहना है। कई युवाओं ने, वैसे तो कैमरे पर उन्होंने ये बातें नहीं कही, लेकिन चर्चाओं में उन्होंने कहा कि इसमें तो साजिश लगती है कि जानबूझकर उनकी कोशिश की गई है कि ज्यादातर युवा जो है वो चले जाए और उसके बाद फिर वोटिंग होगी तो वोटिंग में किसको वोट जाएगा, जब युवा रहेंगे ही नहीं तो वोट कौन करेगा। और जैसा कि अभी आपने बताया कि 55% युवा हैं, तो आप सोचिए कि वोटिंग का आंकड़ा कितना ज्यादा होता। लेकिन सिर्फ इस वजह से वो युवा यहाँ वोट डालने के लिए नहीं रुक पाए क्योंकि तारीख है, इतना गैप, इतनी छुट्टियां किसी के पास नहीं थी। ये जो आंकड़ा बढ़ के आया है 57% से 65%, बहुत से लोग न चाहते हुए भी वापस नहीं गए हैं। ये बुरी खबर है बहुत से लोगों के लिए कि नहीं गए हैं, उन्होंने वोट डाला है। ऐसे लोग रास्ते में मुझको मिले हैं कि जो नहीं गए वापस, जिनकी नौकरियां थी आराधना या जो छुट्टी नहीं ले सकते थे, वो गए मजबूरी में। और रेलवे का रिजर्वेशन का डेटा अगर आप देखेंगे तो काफी लोग, जितने लोग आए थे उतने गए, लेकिन बहुत से लोग और साधनों से भी आते हैं जी। और वो लोग नहीं गए। और ये जो वोटिंग का स्पाइक है उसमें एक कंट्रीब्यूशन उनका भी है जो लोग नहीं गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं की बात हो रही है और कई युवा जो हैं वो रुके और पहले फेज के लिए वोट डाल कर गए हैं। लेकिन छठ का जो पर्व है उसका समापन 28 तारीख को हो गया था और आज की तारीख हम जब आज जोगबनी बॉर्डर से, यहाँ पर जोगबनी पीछे रेलवे स्टेशन है, यहाँ से जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो आज तारीख 8 है, कल 9 तारीख और उसके बाद, और इस एरिया में 11 तारीख को वोटिंग है। यानी पूरे का पूरे बिहार में 2 फेजेज में जो मतदान होना है उसमें से ये एरिया, सीमांचल का
एरिया और यहाँ पर 11 तारीख को पोलिंग है। सेकंड फेज में 122 सीटें सेकंड फेज में और फर्स्ट फेज में 121 सीटें। लेकिन अब चुनाव प्रचार जोरों पर है और सबके अपने अपने वादे, अपने अपने दावे आप लोग देख रहे हैं। आज घोषणाएं हो रही हैं अलग अलग और इन सब के बीच कल रात को जब पहुंचे तेजस्वी यादव कटिहार तो उनके हेलीकॉप्टर को वहां उतरने नहीं दिया गया। तो वहां पर उन्होंने अपील की कि अपने मोबाइल की लाइट जलाइए आप लोग, और लाइट जलाकर उन्होंने भाषण दिया। तो ये सब कुछ हो रहा है और 4 शायद उनकी सभाएं अलग अलग 4 जनसभाएं हुई हैं आंचल वहां पे। और इसके अलावा भी बहुत कुछ है, खबरें बहुत कुछ हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनावी मैदान में हैं, वो भी भाषण, क्योंकि पिछले दिनों वो बीमार थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये पूरा का पूरा और बहुत बीजेपी के कई सारे नेता भी मैदान में हैं। आज पूर्णिया में भी अभी से थोड़ी देर पहले अमित शाह का रोड शो, और उससे पहले अमित शाह दूसरी जगहों पे भी थे, राहुल गांधी भागलपुर में थे। तो पूरा का पूरा जो है जहां जहां सेकंड फेजेस में अब मतदान होने हैं वहां पर अब पूरे जोश के साथ दोनों पक्ष के नेता जो हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन क्या मुद्दे बदल गए हैं? घुसपैठियों का जिक्र जो हो रहा था, क्या अब घुसपैठियों का जिक्र हो रहा है? ये भी एक अभी तो नहीं सुना मैं। आप लोगों में कभी आप लोगों ने सुना क्या कि मोदी जी घुसपैठियों का नाम ले रहे हैं? क्योंकि SIR के समय तो कह रहे थे और अभी तो नाम नहीं आ रहा। अंदाज था कि इस फेज के लिए तो घुसपैठिया का नाम लेंगे, तो अभी 9 तारीख तक हम देखें जब तक कि प्रचार कल है। अब तो बस आखिरी है बच रहा है, 2 दिन और बच रहा है और देखते हैं क्या वो कहते हैं। आज हालांकि आज उन्होंने फिर एक कोशिश तो की है जो उनका राजनीतिक पैटर्न रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन उनको ये तो जरूर समझ में आ गया है पहले फेज के मतदान के बाद, और ये बात और पुख्ता हो गई है कि यहाँ RSS के द्वारा जनरेटेड जो मुद्दे हैं वो यहाँ काम नहीं करते हैं। बिहार की जमीन थोड़ा अलग है, थोड़ा दूजे किस्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो वो मुद्दा यहाँ काम नहीं करता है। और अंततः आज फिर तेजस्वी यादव ने जो एक घोषणा की है, किसानों को मुफ्त बिजली देने की जो बात उन्होंने कही है। देखिए, तेजस्वी यादव पहले सबको 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर चुके हैं आम बिहारी मतदाताओं को, और आज किसानों के लिए अलग से उन्होंने घोषणा की है कि मुफ्त बिजली मिलेगा। ये किसानों के लिए बहुत राहत देने वाली बात। यानी महागठबंधन ने ये जो उनकी जो चुनावी रणनीति है उसको जैसे जैसे वो सामने आ रही है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है कि वो समाज के हर वर्ग का समझते जरा आंचल से भी। आंचल, क्या चुनावी रणनीति में दोनों पक्षों को देखा जाए, महागठबंधन NDA, क्या महागठबंधन बहुत स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या महागठबंधन जैसे सबसे पहले घोषणा पत्र लेके आना, युवाओं के रोजगार की बात करना, फिर आप किसानों को मुफ्त बिजली की बात करना, महिला जो जीविका दीदियां हैं उनको 30,000 रुपये हर महीने सैलरी की घोषणा करना, ये सब पहले मुख्यमंत्री की घोषणा करना कि हमारा मुख्यमंत्री ये उम्मीदवार होगा, दूसरी तरफ नजर नहीं। क्या आपको लगता है कि यहाँ महागठबंधन ने बाजी मार ली है घोषणाओं में, वादों में? जी बिल्कुल राजीव जी, आप सही कह रहे हैं। महागठबंधन ने सच में ही बाजी मार ली, क्योंकि उनकी तरफ से पहले घोषणा पत्र जारी किया गया, तेजस्वी यादव को CM फेस घोषित किया गया, जो कि NDA की तरफ से अभी तक नहीं घोषित किया गया है। नीतीश कुमार का नाम ही नहीं लिया जा रहा है, ना ही किसी पोस्टर में वो दिखाई देते हैं। बस आज ही एक पोस्टर दिखाई दिया नीतीश कुमार का, जिसको लेकर लगता है कि महागठबंधन ने बहुत अच्छे तरीके से युवाओं को, महिलाओं को साधने की कोशिश की है, और वो उसमें कामयाब सफल होते दिखाई भी दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से युवा तेजस्वी की तरफ आकर्षित है, राहुल गांधी की तरफ आकर्षित दिखाई दे रहे हैं, लगातार मुद्दों की बात उठा रहे हैं, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, उससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं युवा जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं बिहार चुनाव में। और ये महागठबंधन के लिए तो फायदा साबित होगा, लेकिन इससे NDA को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस तरीके के मतलब मुद्दे सामने आ रहे हैं। और वहीं हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 10,000 रुपए की घोषणा तो कर दी गई NDA की तरफ से, लेकिन ये उनके लिए सफल साबित होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि महिलाओं को कहना है कि 10,000 रुपए में क्या होता है। कुछ लोग इसको लेकर नाराज है कि हमें पैसे नहीं मिले, तो कुछ लोगों का कहना है कि मिले हैं तो क्या, वो खरीद थोड़ी लिया है, सिर्फ पैसे ही तो दिए हैं, हमारा मन जहां चाहेगा हम वोट वहां देंगे। इस तरीके की महिलाओं की प्रतिक्रिया आ रही है। तो युवाओं में नाराजगी है, महिलाओं में भी कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दे रही है। तो इससे पलायन की बात भी, बाढ़ की बात, ये सब बातें भी आज हो रही थी। आप बात बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं का ये कहना है कि अगर यहाँ रोजगार होता, बिहार में फैक्ट्रियां होती, तो हम बाहर पलायन क्यों करते, हमें आने जाने में दिक्कतें क्यों होती, हम अपने राज्य में रहते, अपने घर पर रहते, हमें दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होना पड़ता। लेकिन यहाँ पर ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं, इसलिए हमें मजबूरन दूसरे प्रदेश में जाना पड़ रहा है नौकरियों के लिए। और सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो नौकरियां ही है। और तेजस्वी यादव की तरफ से नौकरियों का जिस तरीके से ऐलान किया है कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दी
जाएगी, ये बहुत बड़ा ऐलान है अपने आप में, जो युवाओं को साधने में बहुत अच्छा कामगर साबित होता दिखाई भी दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लाइन वो महिलाओं के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ। अभी प्रशांत सर जो कह रहे थे, ये रोजगार का मुद्दा, जैसे अभी आंचल ने भी बताया कि 10,000 रुपए तो दिए, और तेजस्वी साथ साथ महिलाओं को ये भी कर रहे हैं। आपने भी कहा कि महिलाएं ये नहीं चाहती है कि उनको 10,000 मिले, बल्कि महिलाओं की प्रायोरिटी ये है कि उनके बच्चों को रोजगार मिले। दूसरी उनकी प्रायोरिटी ये है कि उनके बच्चों को ऐसा रोजगार मिले कि उनके बच्चों को पलायन नहीं करना पड़े, उनके बच्चे, उनके बेटे उनके साथ रहें। तो ये रोजगार और पलायन का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से महिलाओं से अटैच्ड होता है। महिलाएं बेटों के लिए नौकरी भी चाहती हैं और ये भी चाहती हैं कि बेटे साथ रहें। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति, एक महिला की मानवीय प्रवृत्ति है। और माँ, खास के माँ जैसा शब्द आज हम लोगों ने देखा है, एक माँ को नाम लेना ये नहीं समझता हूं मैं, लेकिन जो उसका ममतत्व होता है वो कहीं ना कहीं उससे अटैच होता है, चाहती है कि उसका बच्चा उसके पास रहे। तो ये तेजस्वी यादव लगता है कि इसको समझ गए हैं, और एक के बाद एक जो मुझे लगता है कि बाउंसर्स मार रहे हैं तेजस्वी यादव, और जिससे जो है इनको ये हिट विकेट हो रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं डीवी लाइव के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नीतीश जी की कटआउट्स आज भाजपा दफ्तर में लगाई गई है, लेकिन पिछले 30 अक्टूबर से लेकर आज तक, यानी नवंबर का 7वां दिन आज शुरू हो चुका है, अभी तक नीतीश जी ने पिछले एक हफ्ते में इस भीषण चुनावी दौर में इन भाजपा के नेताओं के, किसी भी नेता के साथ कोई मंच साझा नहीं किया है। प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ नीतीश जी ने कोई मंच साझा नहीं किया। नीतीश जी अपना प्रचार अलग कर रहे हैं, जबकि राहुल और तेजस्वी ने संयुक्त सभाएं भी की, और संभव है कि कल परसों फिर उनकी संयुक्त सभाएं हो जाएंगी। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि एक लाइन और कि देखिए, कांग्रेस के नेता राजद की सीटों पर प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, राजद के नेता कांग्रेस की सीटों पर प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। ये ट्रेंड आपको एनडीए की तरफ नहीं दिखेगा कि जदयू के जो नेता हैं वो भाजपा की सीटों पर जाकर प्रचार करें, और भाजपा के जो नेता है वो जदयू वाली सीटों पर जाकर प्रचार कर रहे हैं। ये ट्रेंड आपको वहां नहीं दिखेगा। ये एक इम्पोर्टेंट पहलू उन्होंने साझा की है कि नीतीश बाबू नजर नहीं आ रहे हैं भाजपा के साथ उस मंच पे, जबकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव नजर आते हैं एक साथ, कई मंचों पे ये लोग नजर आते हैं। क्या यहाँ पर अघोषित तौर पर नीतीश कुमार को किनारे कर दिया गया है भाजपा की तरफ से? क्योंकि ये दिखता है प्रशांत जी कि कई मसले में, वही हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, वहां पर नीतीश कुमार का एक फोटो नहीं, एक पोस्टर नहीं, और अब अगर साझा नहीं कर रहे हैं मंच, आप नाम की घोषणा नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो फिर देखिए, सबसे बड़ी बात गठबंधन का मतलब होता है वोट ट्रांसफर। जमीन पर वो वोट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? आज आपको याद होगा कि हम लोग रास्ते में एक इलेक्शन के ऑफिस में गए। वो इलेक्शन का ऑफिस कांग्रेस के कैंडिडेट का था, और वो कुछ कांग्रेस उस ऑफिस में जो झंडा और पोस्टर और बिल्ला था वो लालटेन का भी था, वो आरजेडी का भी था, और ऐसे ही आप दूसरी तरफ भी देखेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है गठबंधन के बीच में, ये जमीन कार्यकर्ता के लेवल पे है, और यही हम लोग महाराष्ट्र में भी देखा था। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इसको कैसे किया जाएगा। दूसरी चीज की देखिए, जब ये बिहार का चुनाव में गर्मी शुरू भी नहीं हुई थी, उस वक्त याद होगा आपको कि न्यूज पॉइंट में हम लोग चर्चा करते थे कि जो बिहार का रोड मैप देगा बिहार के विकास का, उसको जनता समर्थन देगी। थोड़ा सा यहाँ पे पब्लिक काफी इकट्ठा हो गई है, थोड़ा कह रहे हैं लोग कि पब्लिक ओपिनियन भी लीजिए। आइए जरा पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, आइए जरा, आइए, अरे आइए। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरेन्द्र यादव है, और हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ आप यहीं जोगबनी के रहने वाले हैं? नहीं, हम बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन हम बाहर कहाँ? बाहर सहरसा से, और यहाँ पर देखने आए हैं जो चुनाव का क्या माहौल है। तो मुझे पूरे सीमांचल के इलाके में लग रहा है जो ये चुनाव किसी को एमएलए बनाने की चुनाव नहीं है, ये चुनाव
किसी को नेता बनाने की चुनाव नहीं है। ये चुनाव सीधी मुद्दा से जुड़ी हुई है और बिहार की भविष्य का चुनाव है ये। और इस बार ये सीमांचल के इलाका और बिहार ने ठाना है। ये पुरानी जो सरकारें हैं, आप जानते होंगे जब 15 साल में गाड़ी का परमिट भी रोड का 15 साल ही होता। ये सरकार 15 साल के बदले 20 साल जो है घींच तीर के चल गया। अब ये खटहरी गाड़ी हो चुकी है, इसका वैलिडिटी समाप्त हो गया है। इस बार एकमात्र उम्मीद के किरण महागठबंधन तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार में लोग लाना चाहता है, जो शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली, पेंशन, महिलाएं की सुरक्षा और मुद्दा की बात करे। ये चुनाव वहां पर जाकर के टिक गया है, कोई कहीं नहीं है। आपको पूरा घूमे इधर सीमांचल पूरा हम देख लीजिए, हम शर्ट पहन करके और ये जीन्स पहन करके हम आए हैं और हम लोगों से सीधा संवाद किए। एनडीए कहीं नहीं है, सब जगह महागठबंधन और एक ही नारा लग रही है जो इस बार तेजस्वी को लाना है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और ये तय कर चुका है पूरे सीमांचल में लोग। सीमांचल देखिए, यहाँ के लोग जो हैं और कह रहे हैं कि सहरसा के रहने वाले हैं, लेकिन सीमांचल में घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है। और कोई है क्या? आप भी बोले, आप बहुत देर से हैं, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। बोलना नहीं चाहते ना आप नहीं बोलना चाहते आप, लेकिन कह रहे थे बहुत देर से। चलिए कोई बात नहीं, आप हाँ आइए। आपका शो देखता हूँ सर। अरे वाह, अरे वाह, देखिए हमारा शो देखते हैं और लाइव कार्यक्रम में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी अंजार आलम है। अच्छा सर, कहाँ यहीं रहते हैं आप? नहीं, मेरा घर तो कटिहार है, लेकिन मैं यहाँ रहता हूँ, टीचिंग करता हूँ यहाँ। अच्छा, टीचिंग करते हैं जी। बच्चे आते होंगे पढ़ने के लिए? जी आते हैं। जरा हाँ, थोड़ा लाइट के इधर आ जाइए भाई। हाँ दोस्तों देखिए, ये शो देखते हैं जैसे आप लोग देख रहे हैं, वैसे ही हमारा शो रोज देखते हैं आप? जी सर, 7 बजे से रोज देखते हैं? तकरीबन देखता हूँ सर। कटिहार जी, मेरा घर कटिहार है, लेकिन मैं यहाँ ये बीरपुर है, वहाँ पे रहता हूँ, प्राइवेट टीचिंग कराता हूँ, प्राइवेट संस्थान है, वहाँ पे टीचिंग करता हूँ। अच्छा जी सर। बच्चे क्या बोलते जो बच्चों, हाँ, किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? अमूमन वहाँ जो है ना 11th 12th और नीचे के भी बच्चे हैं, लेकिन मैं 11th 12th तक पढ़ाता हूँ बच्चों को। लेकिन वो वोटर नहीं होंगे जी, कुछ यानी ऊपर भी है वहाँ 18 साल से बच्चे, जी वो भी है, वोटर्स भी हैं, लेकिन उसमें भी जो बच्चे ना क्या सोच रहे हैं आज के? मैं ये बात बहुत सही, आप अच्छा हुआ हम लोग सोच रहे थे किसी टीचर से मिलें। जी सर। जो बच्चों को पढ़ाता हो। चलिए आप बच्चों को पढ़ाते हैं। और कोई टीचर है यहाँ पे क्या? कोई और शिक्षक है कोई यहाँ पे? अगर है तो प्लीज आ जाइए, अगर कोई है जो हमारे ही साथ ही। अच्छा, और हैं, आप हैं शिक्षक? आइए इधर आइए। नहीं, हम बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए हैं। हाँ, दूसरी बात यह है सर, आज हम लोग स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर 2 है हम लोगों का, स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, पटना सेंटर है, वहीं पे जा रहे हैं एग्जाम देने। यहाँ जो अभी ट्रेन पकड़ेंगे। जी सर। ये बताइए कि बच्चे क्या सोच रहे हैं आज, क्योंकि राजनीति में देखिए कौन कब जीतेगा, कब हारेगा, कौन उस कुर्सी पर बैठेगा, ये तो जनता तय करेगी, है ना। यहाँ पर आज की तारीख में 7.5 करोड़ के लगभग बिहार में मतदाता हैं। ये जो नया जो SIR हुआ उसके बाद पहले 7 करोड़ 89 लाख थे, कट के 69 लाख कट गए, 22 लाख जुड़ गए। कई लोगों को हम लोगों ने देखा कई जगह तो घूम रहे हैं बूथ पे, कल जो वो था, कई लोगों के नाम कट गए। जी सर। बच्चे क्या सोचते हैं इस पॉलिटिक्स को? अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, चाहे वो 11वीं के हों, 12वीं के हों कि 8वीं के हों? एजुकेशन फील्ड की बात जब करते हैं सर, तो नीचे की जो परेशानी है सर, सरकारी स्कूलों में आजकल पढ़ाई नहीं होती है, जिसकी वजह से बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ रहा है, उधर का रुख करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि बिहार की जनता इतनी अमीर नहीं है या इतने पैसे वाले नहीं है कि उतना पैसा अफोर्ड कर सके और बच्चों की तालीम दे सके सर, इसलिए परेशानियां तो होती है। लेकिन तब पर भी यहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा क्या है, लगनशील है, मेहनती हैं, जिसकी वजह से पढ़ लेते हैं। लेकिन इन लोगों को पढ़ लेने के बाद सर फ्यूचर ब्राइट नजर नहीं आता है। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा जो कमाई होगी हमारी कहाँ से होगी, हमारा फैमिली कैसे चलेगा। इसी ताल्लुक से हम सरकारी नौकरी सोचते होंगे। सरकारी नौकरी तो ऑब्वियसली सोचते हैं, जैसे कि हम लोग सोचते हैं, तो हमारे बच्चे भी, जिन लोगों को हम पढ़ाते हैं वो लोग भी सोचते हैं और पूछते भी हम लोग, सर हम लोग इसके बाद क्या करें। तो हम लोग कहते हैं कि आप तैयारी करते रहिए, जैसे हम लोग अभी तक तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी करते रहिए, इंशाल्लाह कभी ना कभी कामयाबी मिल जाएगी। बाकी हम लोग तो ठाने हैं सर कि इस बार जो है ना मुद्दे पे बात होगी,
जो लोग हम भी अभी एक घंटे से लगभग मुद्दे की ही बात कर रहे हैं कि पहले फेज से लेकर दूसरे फेज में मुद्दे क्या हैं। पहले फेज में जिन चीजों पे बात हुई थी, क्या दूसरे फेज में मुद्दे बदल गए हैं? क्या रोजगार की बात, महंगाई की बात, क्योंकि आज उसने तेजस्वी यादव ने महिलाओं से महंगाई का जिक्र करते हुए उनके लिए कुछ वादे किए हैं, किसानों का जिक्र करते हुए बिजली मुफ्त का वादा कर दिया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो शायद अट्रैक्ट कर सकती हों। जी ऑब्वियसली करेगा सर, इसलिए कि आज जनता जो है ना महंगाई की मार से परेशान है। हर चीज में देखिए सर इतना पैसा बढ़ गया है, यहाँ तक कि किसान भी परेशान है। खाद की कीमतें आसमान छू रही है, जिसकी वजह से किसान भी परेशान है। इसलिए सारे लोग मिलकर के इस बार जो है ना तैयारी में है कि सरकार इस बार चेंज हो और बिहार को बदला जाए, और बिहार को सिर्फ युवा ही बदल सकता है, मैं जहां तक समझ रहा हूं सर। और दूसरी बात यह है कि मैं जो देख रहा हूं, न्यूज वगैरह देखता हूं, तो उसमें देखता हूं कि युवा बहुत ज्यादा घर से निकल रहे हैं और रैलियों में शामिल हो रहे हैं और अपनी हाजिरी दर्ज करा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमें मालूम हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है और इंशाल्लाह परिवर्तन होकर रहेगी। अच्छा, लेकिन एक सवाल और भी, आप लोगों से भी जो भी बोलना चाहे इस पे बोलिएगा। ये जो वोट चोरी का मुद्दा जो आया है, यानी राहुल गांधी ने अभी हरियाणा फाइल्स दिखाया, हरियाणा में कैसे चोरी हुई, वोटों की चोरी हुई, और एक नहीं बल्कि 25 लाख वोट चोरी किए गए, और कांग्रेस की सरकार वहां 22 लाख वोटों के कारण नहीं आई। 22,000 वोटों से, 22,000 वोट। आप तो मेरे से ज्यादा अवेयर हैं, कार्यक्रम हमारा ही देखे होंगे आप। जरूर देखा हूँ सर। तो ये बताइए कि वोट चोरी को लेकर कितने अवेयर हैं आप लोगों में? जी ऑफ कोर्स हैं, सारे लोग सर चिंतित हैं इस बारे में। क्या इस बार निष्पक्ष चुनाव होगा, ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है सर। क्योंकि हमने देखा, ये फेसबुक वगैरह में देखा सर, कई लोग दिल्ली में भी चुनाव वोट डाला और बिहार में भी आकर के वोट डाल रहे हैं सर। ये बहुत ज्यादा ये जो है ना मुश्किल है। अगर इस तरह से चोरी वगैरह करने लगे, जैसा कि दूसरे राज्यों में क्या गया, अगर बिहार में भी करे, तब जाकर के तेजस्वी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी सर। लेकिन हमें, जो लोग भी हैं, हमें अपने जो बूथ पर हैं वहां पे हम लोग को मुस्तैदी के साथ रहना है, एकदम पूरे अवेयर रहना है कि चोरी वगैरह का मुद्दा ना हो। अगर कोई दूसरे जगह से लोग आकर के वोट कर रहे हैं तो आप उनके ताल्लुक से जानने की कोशिश करिए कि आदमी कहाँ का है, आपके इलाके का है या नहीं। इसलिए कि बूथ में जो वोट डालने जाएंगे ऑब्वियसली आपके गांव के या पास के गांव के ही लोग होंगे। बाहर के लोग अगर आ रहे हैं तो आप उसको चिन्हित करिए, जी चिन्हित करिए, रहने की जरूरत है, बात पता करने की कोशिश करिए ये आदमी कहाँ से आया है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वोट चोरी का मुद्दा भी एक गंभीर मुद्दा है जिस पर लगातार आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी। हाँ, दूसरी बात यह है सर, सीमांचल में जो है ना थोड़ा सा ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आकर के थोड़ा सा मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मैं भी मुसलमानों से खास करके कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से अवेयर रहे। ये जो है ना, ये मुसलमानों का मसीहा कभी नहीं हो सकता। ये हमेशा मुश्किलों को, बात कह रहे हैं आप, मुसलमानों को मुश्किल में डाला है इन्होंने, हमेशा मुश्किलों में डाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी पॉलिटिक्स ऐसी है जैसे कि असम में हुआ। असम में जैसे बदरुद्दीन अजमल ने किया, मुझे लगता है कि यही काम यहाँ पे बिहार में करने वाले हैं ये। हाँ, ये आप लोग मुसलमानों की संख्या के, मैं हालांकि जाति धर्म से बाहर की बातें करता हूं, लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स है और वहां पॉलिटिक्स, बिहार की पॉलिटिक्स में जाति धर्म सब संप्रदाय सब कुछ आ जाता है, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है, इसकी बात यहाँ रखना जरूरी है। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अमूमन होता यह है कि एक सीट पे अगर मुस्लिम बहुल सीट है, जैसे यही है, चाहे फारिसगंज है, अररिया है, पूर्णिया है, उधर किशनगंज है, कटिहार है, मुस्लिम बहुल सीट है ये सब। लेकिन कई जगहों पर, अब जैसे पूर्णिया की सीट, प्रॉपर पूर्णिया, 3 बार से वहां बीजेपी जीत रही है। टोटल 51 सीटें ऐसी थी 2020 में, 51 सीटों में से 35 सीटें, और ये 51 सीट्स वो मुस्लिम बहुल सीट है, और उसमें 35 सीटों पर बीजेपी या एनडीए की जीत हुई थी। ये बंटवारा था, ये बंटने मत दीजिए, और ये मत सोचिए कि ये भी हमारा भाई है, मुसलमान है, उसको दे दिए। और मैं ये, चूंकि मुस्लिम बहुल है इसलिए मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, कहीं हिंदू बहुल हो तो हिंदुओं की बात करूंगा। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठिए और देखिए कि मुद्दे की बात कौन कर रहा है, और जब इसकी बात आप करेंगे तो आप खुद यूनाइट हो जाएंगे। आप भी, हाँ आइए, बिल्कुल आगे आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, बिल्कुल जी सर। मुझे, हाँ सर, मुझे बोलना है कि अभी तक जो हिंदू मुस्लिम ये टॉपिक पे बात की है, आप जो है लोकल लेवल के जो बात करने के लिए आए हैं, तो लोकल लेवल के बता रहे हैं सर, यहाँ प्राइमरी सुविधाओं की बहुत कमी है। यहाँ न कोई अस्पताल है, अस्पताल के लिए हम लोग को नेपाल पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, नेपाल जाना पड़ता है। आप यहीं रहते हैं? हम, मेरे घर यहीं है। अब अस्पताल के लिए नेपाल जाना पड़ता है। स्कूल कोई ढंग का नहीं है,
ट्वेल्थ अगर करना है तो फॉरबिसगंज जाना पड़ता है, उस लेवल करना कोई स्कूल है ना कुछ है। नेता यहाँ से बहुत लोग हैं, बहुत कुछ हुए भी, लेकिन कोई किसी ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ मेन मुद्दा बाढ़ का है। हर साल हम लोग के पास बाढ़ आता ही आता है, वो 100% हम लोग को विश्वास है कि आएगा। अभी रिसेंटली 1 महीना भी नहीं हुआ है, बाढ़ आया। ये नेपाल का कोसी बैरेज डैम का बना हुआ करीब 100 साल से ऊपर हो गया, उसका भी वैलिडिटी भी खत्म हो गया। सरकार कभी सोची इसके बारे में कि क्या करना है, कैसे इसको नेपाल के साथ तो संबंध खराब हो गए। संबंध तो खराब करते हैं, वो बड़े लेवल पे करते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो वैलिडिटी खत्म हो चुकी है उसके पीछे भी कुछ करना चाहिए। ये समस्या नहीं आना चाहिए। बाढ़ के कारण डैमेज होता है। अभी अपने मखाने के टॉपिक पे डिस्कस किया, मखाने में भी जो है वो बाढ़ के कारण कितना सारा क्षति हुआ, नुकसान हुआ, वो आपने देखा। तो उसका मेन जड़ क्या है? जड़ तो वही है, मतलब जो डैम अगर वो क्लियर रहेगा, सब कुछ सही रहेगा तो वो होगा। इसके कारण हर साल आपको हर प्रकार का क्षति होता है। यहाँ के लोकल बिजनेस से लेके वो भी, जितने दिन बाढ़ रहती है यहाँ पे बिजनेस वगैरह भी ढंग से नहीं हो पाता है, उस समय उसका भी समस्या रहता है। ट्रेन बंद हो जाती है, रेलवे का रेवेन्यू से लेके हर चीज बंद हो जाता है। आज हम लोग जहाँ हैं, बाढ़ के दिन यहाँ कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहता है, उस हिसाब किताब हो जाता है। लेकिन ये समस्या, ये रेलवे स्टेशन है, पीछे रेलवे स्टेशन है जोगबनी। हर बार जितनी बार भी बाढ़ आती है रेलवे स्टेशन प्रभावित होती है, लोगों को बतनहा जाना पड़ता है, फारबिसगंज जाना पड़ता है पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ उस प्रति किसी का कोई ध्यान नहीं है। प्राइमरी के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल के लिए कोई ये नहीं है, और क्या बोलते हैं हेल्थ के लिए कोई सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं है। कोरोना के समय वैक्सीन लगाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए मुझे अररिया जाना पड़ा। ऑनलाइन बुकिंग भी यहाँ कुछ होता नहीं था, वो अररिया कहाँ जाके वैक्सीनेशन के लिए करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिक इम्यूनिटीज की बहुत कमी है। आज के डेट में अभी कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, सपोज कीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको कहाँ लेके जाएंगे? डायरेक्ट नेपाल। कोई उपाय नहीं है। हम लोगों को या तो फॉरबिसगंज जाना पड़ेगा, फॉरबिसगंज में भी कमजोरी ही है, लेकिन सीधे हम लोग को नेपाल जाना पड़ता है। हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है। ये लोकल बात क्या है कि जो सुशासन बाबू का हेडलाइन है, ये एक प्रोडक्ट की टैगलाइन है बेसिकली। सुशासन बाबू का सुशासन, ये हमारे मित्र बता रहे हैं यहाँ के कि और ये सब जगह आप देखेंगे पूरे बिहार में। हम लोग तो ट्रेवल कर रहे हैं कितने दिन से कि हाईवे बहुत अच्छा बन गया, लेकिन हाईवे में और हाईवे के बाहर के बिहार में दशकों का अंतर है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है। दूसरा टॉपिक है, यहाँ नशाखुरानी बहुत होता है। लोग का बॉर्डर एरिया है यहाँ, नेपाल तो खैर वहाँ पे अवेलेबल है, जो भी चीज़ होती है नशा संबंधी अवेलेबल है। लेकिन ये हमारा जोगबनी जो है एक गढ़ जैसा बन गया है, इसके प्रति भी लोगों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरत है। बहुत गंभीर मुद्दों को आप उठा रहे हैं, और हमारे इस कार्यक्रम के जरिए मुझे उम्मीद है कि जो नेता देख रहे होंगे इस कार्यक्रम को, आप सब जानते हैं कि कई लोग देखते हैं, बड़े बड़े लोग देखते हैं, और कई मुद्दों को हमारे इस कार्यक्रम के बाद उस पर रिएक्ट भी करते हैं। तो उम्मीद यही है कि जोगबनी और आसपास के की जो यहाँ जनता है, इनकी जो समस्याएं हैं, और यहाँ जो फारबिसगंज के जो उम्मीदवार हैं, वो कम से कम इन मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आप भी यही रहते हैं? जी, मेरा घर इसी विधानसभा में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिलाल अली है। हम फारबिसगंज टाउन से हैं, और यहाँ पर सुविधा के नाम पर शून्य है। सुशासन बाबू जिस तरह का ढिंडोरा पीटते हैं कि पूरे बिहार में विकास हुआ है, तो फारबिसगंज विधानसभा में कहीं विकास आपको नजर नहीं आएगा। जिधर जाइएगा सड़कें टूटी मिलेंगी। बाढ़ से लोग यहाँ परेशान हो जाते हैं। 6 महीना वो ऊपर आके रहते हैं, तो फिर 6 महीना अपने घर में जाके रहते हैं। इस जिला में शराबबंदी के बाद सूखा नशा इतना बढ़ गया है कि यहाँ के जितने भी बच्चे से लेकर नौजवान हैं, सबका भविष्य खराब हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग इस बार शराबबंदी की बात नहीं हो रही है, शराब की बात ही नहीं हो रही है। नीतीश बाबू भी एक बार नहीं बोले शराब के बारे में कि पिछली बार हमने ये वादा किया था, वो वादा पूरा कर दिया, और अब उस वादे पे हम वो करो, वोट दो। बोला क्या? आप लोगों ने सुना क्या? नहीं, शराबबंदी जो है वो शुरुआती दौर में लगा था कि अच्छा मतलब योजना है, शराबबंदी होना चाहिए। लेकिन चारों साइड बॉर्डर होने के चलते अगर शराबबंदी सक्सेस नहीं है तो उसको ओपन कर देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए हमारा रेवेन्यू भी मार खा रहा है, और इसमें सिर्फ पुलिस और दलालों की कमाई बढ़ गई है। बाकी यहाँ पर शराब हर जगह गांव-गांव में मिलता है। हाँ, शराबबंदी नहीं है, सूखा नशा भी बढ़ गया है, और बड़े बड़े लोगों को शराब भी मुहैया हो जाता है यहाँ पर। ये समस्या है। जी। ये नीलमणि पांडे जी प्राइवेट जॉब करते हैं, और ये नेपाल में जाकर जॉब करते हैं। तो ये भी एक नया हम लोग
यहाँ पे वो देख रहे चैप्टर की रोजगार यहाँ नहीं है, रोजगार देखिए रोजगार से जो बोल रहे हैं, रोजगार के लिए तो पहले सरकारी लेवल पे होना पड़ा। अगर जोगबनी की बात करें तो यहाँ पे 80% लोग व्यवसायी ही हैं, बाहर से लोग आके बैठे हुए हैं। बहुत लोग लोकल लोग यहाँ के हैं ही नहीं, बहुत लोग बाहर से आके यहाँ बैठे हुए हैं। सारे लोग व्यापार के हिसाब से ही आते हैं, व्यापार ही करते हैं। और यहाँ व्यापार की कोई जो बिजनेस या जॉब संबंधी कोई भी वैसा कुछ समस्या नहीं है। यहाँ डेली कोई ना कोई मतलब कमा कर घर अपना भर ही लेता है, कोई किसी को आप भूखे वूखे नहीं देखेंगे। रिलेटिवली अदर एरिया की बात करें तो ठीक है, लेकिन ये जो सर ने भी जो टॉपिक बोला, इस पे मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि शराबबंदी पे नहीं, फॉरबिसगंज में जो ग्रोथ वगैरह का बात बोला, फॉरबिसगंज में आज के डेट में कहीं भी बाइक लगा कर जाना पॉसिबल नहीं है। इतनी चोरियां होती है वहाँ, मेरे रिलेटिव लोग हैं, रहते हैं वहीं फॉरबिसगंज में। कोई भी सेफ फील नहीं करता है। रात में आप निकल नहीं सकते हैं, रात में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ के भी वही कहानी है, हम लोग चोरों से उचक्कों से बहुत परेशान है। पुलिस प्रशासन को थोड़ा पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं आप। ओवरऑल देखिए मुद्दे, जब हम लोकल लेवल पे बात करते हैं, जब आप ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, लोकल मुद्दों पे आते हैं, दिल्ली बैठकर स्टूडियो में बैठकर आप इन सारी चीजों को नहीं समझ सकते। इन चीजों को समझने के लिए आपको दिल्ली से यहाँ 1500 किलोमीटर दूर आना होगा और समझना होगा कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं। यहाँ के लोग जब लोकल लेवल पे वोट देने जाएंगे, अपने एमएलए को चुनेंगे, तो उनके जहन में क्या क्या बातें आएंगी, वो क्या क्या सोच रहे होंगे उस वक्त, ये सब कुछ हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचा रहे हैं और अलग अलग मुद्दों से वाकिफ करवा रहे हैं। और अब जबकि ऑलरेडी चुनाव जो है वो बिल्कुल सामने है, 11 तारीख को मतदान है, और उससे पहले आपने देखा कि कई मुद्दे जो हैं वो बढ़ गए। कई मुद्दे ऐसे हैं जो दूसरे मुद्दे को ढक चुके हैं प्रशांत जी, और इन सब में किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, इन तमाम मसलों के साथ साथ अगर फारबिसगंज की तकलीफ जो है कि आप बाइक लगाते हैं और रात को अगर बाइक लगा के वहां से चोरी हो जा रही है, दिन में बता रहे हैं, दिन में खुलता ही नहीं है बाजार सर। यहाँ का बाजार तो रात में खुलता ही नहीं है। बात रहा बाइक दिन के दोपहर में, आप 10 बजे लगा के निकलेंगे, 10 सेकंड में आपका बाइक चोरी है। और अब माननीय गडकरी जी जो दावा करते हैं पूरा हिंदुस्तान में एनएच का जाल बिछा दिया। अब ये जो NH 27 है जो पोरबंदर से लेके सिलचर को जोड़ता है, आप इस रोड पे आप एक बार आप सफर कर ले मुजफ्फरपुर से पूर्णिया या अररिया तक, आपका कमर टूट जाएगा सर। ऐसा एक आए हैं और मुझे तो ऐसे ही कमर में दर्द रहता है, 1.5 हाथ का गड्ढा है सर। तो NH का ये हाल है तो हमारे ग्रामीण इलाके के रोड का क्या हाल होगा, ये आप वाजिब समझ सकते हैं सर। मेरा दर्द बढ़ गया 3 दिन में। ये सर आप ये बात गडकरी तक अगर ये बात पहुंचे तो हमारे इलाका में जो ये NH है, मेन कॉरिडोर कहा जाता है इस रोड को, इस रोड के लिए भी कुछ सोच ले हम लोगों के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि गडकरी साहब अगर इस कार्यक्रम को सुनेंगे तो, और ऐसे भी जाता है कार्यक्रम, देखते हैं लोग, सुनते हैं, तो बहुत कुछ है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात होगी आने वाले समय में। इस कार्यक्रम को अब समाप्त कर, क्योंकि समय हो रहा है समाप्त करने की। जी 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 कि राजीव जी, जब हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया था तो हम ही लोग थे और ये भीड़ नहीं थी। आप फारूक अगर दिखा पाए, और यहाँ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई प्रोग्राम के दौरान, और हमने किसी को बुलाया नहीं, हमारा ये फॉर्मेट भी नहीं है। हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन एनालिसिस करते हैं, लेकिन अपने आप लोग आए और अपनी बात रखी। ये जरूरी है कि कैसे बात लोगों ने रखी, किन मुद्दों पे रखी, ये पॉलिटिकल पार्टीज को देखना चाहिए कि जनता क्या चाह रही है, मतदाता क्या चाह रहा है बिहार का। बिहार बोलना चाहती है, जनता अपने मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना चाहती है, उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं और शायद उनको ये लगता है कि हम जैसे लोग उनका माध्यम बन सकते हैं। इसलिए जनता हमसे जुड़ी और उन्होंने अपनी बात खुद आकर के आगे रखी। हम लोगों ने कोई शो अरेंज नहीं किया, कोई हमारा एक बड़ा लंबा चौड़ा स्टेज नहीं बना, कोई हमारा बहुत बड़ा कटआउट्स नहीं है, हमारे पास उतने संसाधन नहीं है, लेकिन लोगों को ये लगता है कि अपने सीमित संसाधनों के साथ हम उनके मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने में सक्षम है। ये उनका विश्वास है डीबी लाइव के ऊपर में, इसलिए डीबी लाइव से लोग अभी आज इस तरह से जुड़ गए। हम लोग जब हमारा ये फॉर्मेट भी नहीं है, प्रशांत सर ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन लोगों को लगा कि नहीं, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां वो अपनी बात रख सकते हैं। और डीबी लाइव के दर्शकों ने देखा कि न्यूज पॉइंट का ये फॉर्मेट जो है थोड़ा बदलता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया।
और लोग बिल्कुल, अमूमन हम लोग एक्सपर्ट कमेंट्री करते हैं, हमारे ही लोग बात करते हैं, लेकिन अब बाकी लोग अपने विचार अगर रखते हैं तो उनके विचारों को डायरेक्ट आप तक पहुंचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तमाम साथी अपनी अपनी बात रख रहे थे। तो आज इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं दोस्तों। जोगबनी जो है ये नेपाल का बॉर्डर है बिल्कुल, और ये जो पीछे ये रेलवे स्टेशन देख रहे हैं ये भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन, यहां से नेपाल, यानी भारत इस एरिया का, दूसरे क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। और इसके बाद सामने नेपाल है, और लेकिन यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या हैं, और चूंकि इससे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर फारबिसगंज है, और वहां पर जो विधानसभा फारबिसगंज विधानसभा है, और वहां कांटे की टक्कर चल रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मुद्दों के आधार पे जीत और हार किसकी होगी ये आप शायद सोच रहे होंगे, समझ गए होंगे। चलिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़े रहने